स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स के पंडित बाय अंकुर में। और आज जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपना जो आज का टॉपिक है वो टैक्स इम्प्लीकेशन रूल्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स है। तो अपन सिंपली ये देख रहे हैं कि बायबैक ऑफ शेयर्स करते समय टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स की क्या लायबिलिटी होगी। पहले क्या होता था कि बायबैक ऑफ शेयर्स करते समय जो टैक्स की लायबिलिटी होती थी वो कंपनी के ऊपर होती थी। मतलब जो भी टैक्स काटा जाता था नहीं काटा जाता था या टैक्स लगता था वो कंपनी के ऊपर लगता था। लेकिन जैसे कि अब आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एज पर द अमेंडमेंट मेड इन बजट 2024, टैक्स ऑन एनी बायबैक मेड आफ्टर 1 August 2024 विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। यानी कि सिंपली ये बोल रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर कोई भी बायबैक ऑफ शेयर्स कंपनी करती है तो उसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी आती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स लाइबिलिटी अपन सिंपली समझे तो पहले कंपनी पे हुआ करती थी, लेकिन अब विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। हाउएवर क्या बोल रहे हैं आगे, द टैक्स विल बी पेबल बाय द रेसिपिएंट शेयर होल्डर on the total amount received from the buyback as deemed dividend। यानी कि अब टैक्स की लायबिलिटी टैक्स पेयर के हाथों में होगी और वो भी काय पे होगी, एंटायर अमाउंट पर होगी, जिसको ये अपन ये मानते हैं वो डीम्ड डिविडेंड है। मतलब एक्चुअली क्या है, डीम्ड डिविडेंड अपन सिर्फ समझने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या होता है आप लोगों को सभी को मालूम है कि जो डिविडेंड इनकम होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्ज होती है। अब यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो चेंजेस करे गए 1 अक्टूबर 2024 से वो चेंजेस करे गए कि जो बायबैक ऑफ शेयर्स होगा उसमें जो टैक्स के इम्प्लीकेशंस आएंगे या टैक्स की लायबिलिटी जो आएगी वो किस पर है, शेयर होल्डर पर है। ठीक है, तो अपन नॉर्मली अपन ये समझते हैं जब अपन शेयर खरीदते हैं और जब बेचते हैं तो क्या होता है कि जो सेल वैल्यू है और परचेज वैल्यू जो होती है उसका जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। और अब क्या हो रहा है, जो टैक्स होगा वो पूरे एंटायर अमाउंट पर, बायबैक का पूरे एंटायर अमाउंट पर लगाया जाएगा। अपन को ये भी पता है कि जो डिविडेंड इनकम होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है और उस पर जो टैक्स लगता है है पे अदर सोर्सेज इनकम है पे जो टैक्स लगता है वो आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, यानी कि आपके ऊपर दो दो चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर आ रही है, दूसरी चीज़ है टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर आने के बाद वो टैक्स लायबिलिटी आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर लगेगा। या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो रेट ऑफ टैक्सेस है वो आप लोगों को पता है 12.5% या 20%। ठीक है, अब स्लैब रेट क्या है, स्लैब रेट अलग अलग है, वो रिजिम में अलग है, न्यू रिजिम में अलग है, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%। ठीक है, तो अभी अपन सिंपली ये समझ रहे हैं कि जब बायबैक ऑफ शेयर्स होगा तो उसकी टैक्स लायबिलिटी शेयर होल्डर के ऊपर रहेगी और जो बायबैक का अमाउंट है वो एज अ डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा या अपनी माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 एंड क्लॉज एफ इसके अकॉर्डिंग। अभी एक्चुअली दोस्तों मेरे को ये जो टॉपिक है वो लेने का आज का मेन कारण क्या था कि अभी रिसेंटली इन्फोसिस ने बायबैक ऑफ शेयर्स लगभग 18,000 करोड़ का डिक्लेयर करा है। और आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ आज तारीख है 14 नवंबर 2025। हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी को। हो सकता है कुछ लोग मुझसे बड़े भी हो उसकी, अभी बच्चे तो हैं अपन अपने पेरेंट्स के लिए। तो आज के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज इसकी कट ऑफ डेट है, यानी कि आज के दिन इन्फोसिस कंपनी में जिन लोगों का नाम एज अ शेयर होल्डर रजिस्टर्ड होगा वो लोग एलिजिबल होंगे अपने शेयर्स को बायबैक कराने के लिए कंपनी के थ्रू। ठीक है, आज उसकी लास्ट डेट है, कट ऑफ डेट, यानी कि आप लोगों के पास अगर आज की तारीख में इन्फोसिस शेयर्स हैं, इन्फोसिस कंपनी के शेयर्स हैं तो आप एलिजिबल होंगे। आप चाहो तो अपने शेयर्स को कंटिन्यू रख सकते हैं, ओपन मार्केट में बेच सकते हैं या कंपनी को बोल सकते हैं कि वो आपके शेयर्स को बायबैक कर लें। बायबैक की वैल्यू आई थिंक 1800 रुपये के आसपास कुछ है। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव
इसलिए आज आया था, क्योंकि रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं वो भी समझ में आ जाए आप लोगों को, और इन्फोसिस क्या कर रही है और आपके ऊपर क्या टैक्स लायबिलिटी आएगी वो भी आप लोगों को समझ में आएगी। तो अपन एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने इन्फोसिस ही लिया हुआ है। द इन्फोसिस बायबैक विल बी टैक्स इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर एज डिविडेंड इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एट द एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू फॉल If you fall in the 30% tax bracket, the 1800 will be taxed at the rate of 30%, 540 per share, which is much higher than short-term capital gain and long-term capital gain tax rates. ठीक है। यानी कि अपन लोग को मालूम है कि शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों ही कंडीशंस पे क्या होता है कि जो सेल वैल्यू होती है उसमें से अपन परचेज वैल्यू को माइनस करते हैं, और एडिशनल आपने उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस अगर करे हैं खरीदने में या बेचने में तो अपन वो भी माइनस कर सकते हैं। उसके बाद जो नेट अमाउंट बचता है, लाइक सपोज करें कि आपने कोई इन्फोसिस का शेयर 1000 रुपये में ख़रीदा था और 1800 रुपये में आप उसको बेच रहे हैं, तो डिफरेंस अमाउंट जो 800 रुपये का है उसके ऊपर आपके ऊपर या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्फोसिस शेयर्स। शॉर्ट टर्म की कैपिटल गेन में 1 साल से कम होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में 1 साल से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। तो उस 800 के ऊपर आप पे या तो 12.5% की रेट से आप टैक्स देंगे या 20% की रेट से टैक्स देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको पूरे 1800 रुपये पर 30%, अगर आप 30% के स्लैब रेट में आ रहे हैं तो ठीक है, 10% के स्लैब रेट में आ रहे हैं तो 180 रुपये टैक्स देना है आपको, 5% की में आ रहे हैं और अगर किसी भी स्लैब रेट में नहीं आ रहे, यानी कि आपका जो टोटल इनकम है, एनुअल इनकम है, वो ब्लो एग्जम्पशन लिमिट है, तो आपको टैक्स नहीं देना। अपन वही समझ रहे हैं कि मैंने इसमें सिंपली लिख भी दिया यहाँ पर, इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पेयर इज लायबल टू पे कैपिटल गेन टैक्स ओनली ऑन द डिफरेंस अमाउंट ऑफ सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस, बट नाउ टैक्स पेयर इज टू पे टैक्स ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है। अब अपन ये समझते हैं कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, कि बायबैक ऑफ शेयर्स करवाना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है या उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली चीज़ तो कि आप मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस चीज़ को इम्पैक्ट करेगी, और भी जो इनकम टैक्स के रूल्स है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे टैक्स एग्जम्पशन लिमिट क्या है, आप कौन सी स्लैब रेट न्यू रिजीम ले रहे हैं या ओल्ड रिजीम पर अडॉप्ट कर रहे हैं, टैक्स स्लैब रेट क्या है आपके लिए, या टैक्स ऑन द कैपिटल गेन टैक्स रिजीम क्या है आपकी, ये सारे इनकम टैक्स के रूल्स भी आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे, तब जाके आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको बायबैक ऑफ शेयर्स करवाना है या नहीं करवाना है। लाइक अपन ये चल रहा है अभी, चूँकि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26 है और असिस्टेंट ईयर 26-27 कहलाएगा, लेकिन आपकी इस साल होने वाली इनकम नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल होगी। ठीक है। तो ओल्ड रिजीम तो आपको पता है कि भाई 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगना है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स स्लैब रेट है, 5 लाख से 10 लाख तक 10%। कुछ ये कुछ गलत कर दिया है मैंने यहाँ पे, इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। एंड क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान है कि 5 लाख से 10 लाख तक के 20% है, एंड 10 लाख के ऊपर आप जैसे जाएंगे तो 30% का स्लैब होंगे। ठीक है। तो इसको आप मैं कर ही देता हूँ, या तो 5 से 10 में 20% कर ही देता हूँ इसको, एंड ये 30% आ जाएगा ये भी। चलिए ओके। और न्यू रिजीम 0 से 4 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। न्यू रिजीम में 4 लाख से 8 लाख तक 5% का स्लैब रेट है, 8 से 12 में 10% है,
4 का टेबल है कुल मिला के, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 तक के ऊपर। एंड जो टैक्स के रेट्स हैं वो 5 के टेबल के हिसाब से 5%, 10%, 15%, 20%, 25, 30 एंड so। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। लाइक मैंने सबसे पहला एग्जांपल क्या लिया हुआ है, एज पर द न्यू स्लैब रेट इनकम अप टू 12 लाख विल अट्रैक्ट टोटल टैक्स ऑफ 60,000। यानी कि अपन यहाँ पर न्यू स्लैब रेट्स जो है, न्यू रिजीम जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसमें 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है आपके साल भर की, सिंपली जिन पर स्पेशल रेट के जो इनकम है वो इसमें इंक्लूड नहीं करी गई है। नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेस की जो भी इनकम है आपकी वो इंक्लूड रहती है 12 लाख रुपये। तो उस पर आपको साल भर 60,000 रुपये, 12 लाख रुपये तक 60,000 रुपये का टैक्स बनता है। बट द टैक्स पेयर विल रिसीव रिबेट ऑफ 60,000 अंडर सेक्शन 87A एंड नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैं जिनकी टोटल इनकम 12 लाख रुपये की है, ओनली फ्रॉम द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकी इनकम है, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस एंड प्रोफेशन से, कैपिटल में उनकी इनकम। और ये जो 12 लाख रुपए की जो इनकम है इसमें मैंने स्पेशली लिखा हुआ है पर्टिकुलरली इन द बायबैक एंड होल इनकम इज फ्रॉम बायबैक, यानी कि पूरे 12 लाख रुपए का इनका बायबैक। देन मिस्टर ए हैज़ ज़ीरो टैक्स लायबिलिटी टू पे। मिस्टर ए के ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने न्यू रूल्स जो बनाए हैं, इसमें अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है आपकी, यानी कि स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस वाली इनकम इंक्लूड नहीं है किसी भी तरह की, तो आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसी एग्जांपल को अपन कंटिन्यू करते हैं सेकंड सिनेरियो में ले जाके। इफ़ मिस्टर ए इनकम इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ इनकम विच इज़ टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, like in case of short term capital gain 20%, long term capital gain 12.5%, etc., then Mr. A has to pay tax on that particular income as per the special rate and that particular income will not be part of 12 लाख। मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है स्पेशल रेट ऑफ इनकम के ऊपर जो भी रेट है, आपको जो भी स्पेशल रेट वाली इनकम हो रही है उसके ऊपर तो जो टैक्स रेट से आपके ऊपर टैक्स बनेगा, चाहे आपकी इनकम 12 लाख से कम हो चाहे ज़्यादा, उस रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना ही है, पहली चीज़। लेकिन अगर आपकी इनकम स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस वाली नहीं है तो आपको उसके ऊपर 12 लाख रुपये का कोई भी टैक्स नहीं देना है। एग्जाम्पल की अपन क्या समझ रहे हैं इसमें, इफ़ मिस्टर ए total income includes 10 lakh as income from other sources and 2 lakh as short-term capital gain, not participating in buyback and sold share in open market। इस एग्जांपल में मैंने क्या लिया हुआ है कि टोटल इनकम अभी भी 12 लाख रुपये है, जिसमें 10 लाख रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और 2 लाख रुपये का इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम यानी कि यहाँ पर जो बायबैक ऑफ शेयर्स है वो मैंने ये माना है कि सिर्फ 2 लाख रुपये लिए हैं मैंने वो बायबैक में, तो बायबैक ऑफ शेयर्स में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, इन्होंने अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में बेचा 2 लाख रुपये का। यहाँ पर 10 लाख रुपये की जो इनकम है वो तो कौन सी है, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स वाली है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा इनको। और जो 2 लाख रुपये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हैं, इन्होंने जो इन्फोसिस के शेयर्स ओपन मार्केट में बेचे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ बायबैक ऑफ शेयर्स, तो इनको उस 2 लाख रुपये पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जो टैक्स रेट होता है वो 20% का होता है, उस रेट ऑफ टैक्स से इनको 2 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। तो अब अपन ये कंपेयर कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे मैं पूरा 12 लाख रुपए ये मान लूँ कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही है, अपन चलो इसको ऐसा भी मान लो, तो अब पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं 12 लाख रुपये का अगर शेयर्स को अगर मैं बायबैक में देता तो, क्योंकि बायबैक में देने पर इनकम आपकी अदर सोर्सेज में जाती, कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं पर आपने ये 12 लाख रुपए की जो इनकम है वो कैसे कमाई है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कमाई है बाय सेलिंग शेयर्स इन द ओपन मार्केट। तो 12 लाख पे 20% के हिसाब से 2,40,000 रुपये का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस केस एज पर new buyback rules, if Mr. A
total income does not include any kind of special rate income, then whole of his buyback value is not taxable. But if total income of Mr. A exceeds 12 lakh, then Mr. A has to pay tax as per slab rates applicable to him, which may be up to 30% rate. Okay. तीसरा एग्जाम्पल भी मैंने क्या लिया हुआ है, इफ़ मिस्टर ए टोटल इनकम ऑफ 13 लाख ओनली फ्रॉम हैड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उन्होंने जो बाय बैक करवाया 13 लाख रुपये का करवाया, तो पार्टिसिपेटिंग इन बाय बैक एंड होल इनकम इज फ्रॉम बाय बैक. ओके, 12 लाख रुपये तक की इनकम जो आपकी है वो आफ्टर रिसीविंग रिबेट ऑफ 87A टैक्स फ्री हो जाती है, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख रुपये के ऊपर जाएगी तो होल ऑफ द इनकम विल बी टैक्सेबल. ठीक है, अपन को ये मालूम है 4 लाख रुपये तक एग्जेम्पशन है, जो मैंने स्लैब रेट्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग. ये न्यू रीजन में बात कर रहा हूँ, है ना. 8 से 12 में 10% है, 12 से 16 में आपका 15% का रेट है. तो अपन ये देखते हैं 4 से 8 लाख रुपए तक के बीच की इनकम कितनी, 4 लाख रुपए है. 4 लाख पे 5% से 20,000 रुपये होता है. 8 से 12 लाख तक फिर 4 लाख रुपए की इनकम है, 10% से 40,000, टोटल 60,000 रुपये टैक्स आपको देना है. लेकिन वहीं पर आपने बाय बैक में पार्टिसिपेट करा, सपोज करते हैं, और पूरा का पूरा बाय बैक आपका 13 लाख रुपये का है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है. तो यहाँ पर 12 लाख रुपये तक तो आपका 60,000 रुपये आपको देना ही है. 13 लाख रुपये यानी कि एडिशनल 1 लाख रुपये की इनकम आपकी जो और बड़ी है, आप 12 तक छोड़ देते हैं तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता. लेकिन अब क्या हो रहा है, 1 लाख रुपये की इनकम बढ़ने से उस 1 लाख पे आपका टैक्स बनता है 15,000 रुपये. तो 60 तो पुराने वाले, 12 लाख रुपये तक की इनकम वाले, एंड जो बाकी का 1 लाख है फिर 15,000 रुपये, टोटल 75,000 रुपये टैक्स प्लस एजुकेशन सेस जो है 4% वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा. एंड ही विल नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ रिबेट. ठीक है, आप बहुत क्लियर होगा. तो कुल मिला के सिंपल सी बात ये है कि अगर आप इन्फोसिस के शेयर्स बाय बैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको असेसमेंट ईयर 25-26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आपकी जो टोटल इनकम है उसको एक बार कैलकुलेट कर लें, कंज्यूम करने भी मेरे साल तक की इनकम कितनी होगी. अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी इनकम 12 लाख से नीचे में आ रही है तो आप बाय बैक में बिल्कुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टैक्स नहीं लगना किसी की तरह से. बट वहीं पर अगर आपने बाय बैक में पार्टिसिपेट न करके ओपन मार्केट में शेयर्स को सेल करते हैं और वो शॉर्ट टर्म या कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में अगर आता है तो आपको टैक्स लायबिलिटी उसके ऊपर 100% आएगी ही आपको मार्केट जाएगी. ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, एज्यूमिंग टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए इज 12 lakh, देन इट इज़ बेटर ऑप्शन फॉर मिस्टर ए टू सेल हिज शेयर्स ऑफ इन्फोसिस एंड बाय बैक. 12 लाख रुपये तक की इनकम है तो आप बाय बैक में जाए, बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इन ओपन मार्केट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल. ओके गाइस, तो ये सिंपली कंक्लूजन था कि अब बाय बैक ऑफ शेयर्स आप जो भी कर रहे होते हैं वो शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल होंगे इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एज्यूमिंग दैट redemption amount or buyback amount will be treated as deemed dividend under section 2 subsection 22 clause F of income tax act. ओके गाइस, थैंक यू. फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, शुक्रिया.